हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए सेशन पे। दोस्तों, जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड स्पेशल जो झारखंड जीके होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और झारखंड जीके जो डॉक्टर मनीष रंजन की जो बुक आई हुई है, तो उनकी बुक जो है आपको अपडेटेड बुक है 2022-23 का। उसमें आपको करंट अफेयर वगैरह भी दिया हुआ है और अपडेट करके दिया हुआ है। और बाकी जो अपडेट होता है वो मेरे चैनल में आपको बताने के दौरान जो एमसीक्यूज बताया जाता है उसके दौरान आपको उसमें करेक्शन कर दिया जाता है। साथ ही उससे संबंधित सवाल भी चर्चा कर दिए जाते हैं। तो उसमें जो 7500 एमसीक्यूज है चल रही है। देखिए, ये वाली बुक है। ये वाली बुक में आपको रिव्यू लिया गया था इस चैनल पे कि क्या इस पे आपको बता दिया जाए, क्योंकि ये बुक लेकर पढ़ना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए और साथ साथ क्या सवाल बनते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवीजन का एक बेस्ट तरीका वीडियो भी होता है और एक नया कुछ सीखने का भी तरीका होता है। तो आज इसमें हम लोग चौथी क्लास को देखेंगे। पिछली 3 क्लास बन चुकी है, उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इसकी जो चौथी क्लास होगी वो होगी झारखंड की विशिष्ट पहचान। ठीक है, झारखंड की विशिष्ट पहचान में लगभग 300 सवाल के आसपास है। तो 300 सवाल में हम लोग और कुछ इधर उधर से सवाल देखेंगे, उसमें कुछ करेक्शन करना होगा, वहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बढ़ते हैं आगे वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, हर कोई एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो झारखंड विशिष्ट पहचान जो आपके सामने, ये पूरा आपको जो अभी 300 प्लस क्वेश्चंस बन के आने वाला है, 300 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके लिए इतना जरूरी है कि इससे बहुत सारा सवाल आपका झारखंड के किसी भी एग्जाम में बहुत सारा सवाल आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है? आदिम जनजाति के बारे में पूछा गया है कि कितनी आदिम जनजाति है। ठीक है, आपको बता दें कि जनजाति के बारे में क्या है कि 32 रखा गया है, लेकिन आदिम जनजाति के बारे में आपको पूछा गया है चिन्हित जो 8 है। क्लियर है? चलिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? ये 4 ऑप्शन में आपको ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो आदिम जनजाति नहीं है, और वो जो नहीं है वो है चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक जो है आदिम जनजाति नहीं है, सिर्फ जनजाति है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है? अब आपको इसमें एक आदिम जनजाति के बारे में पूछा गया है। देखिए कीवर्ड्स को ध्यान देना है। इसमें निम्न आपको जनजाति नहीं के बारे में पूछा गया है, इसमें एक जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी एक आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति है। तो ऐसे प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा पहरिया। ठीक है, परहिया जो होता है वो आपको आदिम जनजाति होता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान था? 2011 के संदर्भ में झारखंड के सवाल, और ये पूछा गया है झारखंड में भारतीय जनजाति की दृष्टि से कौन सा स्थान था? तो ये था चौथा स्थान। छठा प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? जनजातीय समूह की खेती किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये जाना जाता है कुरुआ के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते चलेंगे आगे। और जो हम लोग के पास इतना सारा क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन पढ़ने का समय नहीं है, समय वेस्टेज होगा। हम लोग एक प्रश्न के साथ साथ उसका आंसर देखेंगे, जिससे सिर्फ सीधा प्रश्न के साथ उसका आंसर हम लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। 7वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है? शिल्प में महारत हासिल करने वाली कौन सी है? और वो है महली। ठीक है, महली जनजाति ऐसी है जिनको शिल्प जो कला जो कारीगरी होती है वो लोग को महारत हासिल किया रहता है। बहुत सारा चीज जो है, जैसे सूप वगैरह जो बिनाता है बांस का, तो और उसमें बहुत सारी कारीगरी की चीज होती है जो इस जनजाति में, जो महली इसमें महारत हासिल किया हुआ है। अगला है 8वां प्रश्न आपके सामने, किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है? एक ऐसे जनजाति को चुनना है 4 ऑप्शन में जो आपको कपड़ा बुना जाता है। तो चीक बड़ाइक एक ऐसा जनजाति है जिसके द्वारा कपड़ा बुना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो 300 प्लस सवाल है इसमें आपको बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग क्या देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अब जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की बड़ी जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। तो बड़ी जनजाति जो है आपका वो संथाल है, सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से। 10वां आपके सामने है, आलोचिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? ये आपको सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सवाल
का आंसर जो होगा वो संथाल होगा। संथाल आलोचिकी जनजाति की लिपि मानी जाती है। संथाल का संबंध आलोचिकी से है, याद रखना है। 11वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं? ठीक है, संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता के बारे में पूछा गया है। वो आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ढूंढना है, वो है मरांग गुरु। मरांग गुरु जो है संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है। ठीक है, सबसे प्रचलित विवाह का जो संथाल जनजाति में है वो है आपको किरिंग वापला। किरिंग वापला एक ऐसा विवाह पद्धति है जो संथाल जनजाति में आपको प्रचलित है। 13वां प्रश्न देखिए क्या है, संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है। इस जनजाति में पोन किसे कहा जाता है? आप एक चीज क्लियर रहिएगा, संथाल जनजाति सबसे ज्यादा संथाल परगना में झारखंड में पाए जाते हैं। संथाल परगना आपको झारखंड में 2 है, एक सीएनटी है छोटा नागपुर और एक संथाल परगना है। संथाल परगना आपको उधर गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर और उधर और भी सारठ वगैरह जितने भी जिले हैं वो संथाल परगना में आते हैं। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ क्या है, संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है। अब इस जनजाति में पौन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है वधु मूल्य को। वधु मूल्य जो लगता है, ठीक है, एक वर मूल्य होता है, एक वधु मूल्य होता है। तो कन्या मूल्य जिसको वधु मूल्य कहते हैं उसको पौन कहते हैं संथाल जनजाति में। 14वां प्रश्न आपके सामने है, संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजातीय शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पिछले सीरीज में कुछ क्वेश्चन कोलाइड कर रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड के विशिष्ट से है। यहाँ सवाल आपको कहीं से भी उठकर आ जाएगा। तो 14वां प्रश्न आपके सामने है जिसका आंसर होगा आपका मांझी। ठीक है, संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। सवाल में जल्दी बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल बहुत ज्यादा है। 15वां सवाल आपके सामने है, संथाल जनजाति में गौराइत का क्या काम होता है? संथाल समाज में एक गौराइत का काम आपको पूछा जाता है, तो गौराइत क्या काम होता है? संदेश वाहक होता है। तो संदेश वाहक देखिए, संथाल समाज में गौराइत जो होता है संदेश वाहक होता है। यह सवाल आपको पूछा जा सकता है कि संथाल समाज में संदेश वाहक का काम कौन करता है? तो वो करता है गौराइत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, संथाली समाज में विठलाहा क्या होता है? आपको पता है कि विठलाहा एक आपको सजा है और ये सजा सिर्फ यौन शोषण के लिए दिया जाता है। तो एक सामाजिक बहिष्कार होता है, एक तरह का ये सामाजिक बहिष्कार है जो समाज से जिसको निकाल दिया जाता है, जिसको एक सजा के तौर पर लेते हैं। इस सजा से मुक्ति के लिए क्या किया जाता है? इस सजा से मुक्ति के लिए अपने समाज के लोगों को एक भोज देना पड़ता है, खान पिलान करना पड़ता है, फिर उसे समाज में वापस सम्मान रख लिया जाता है। तो ये एक बिटलाहा सजा है जिसे सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। किस लिए मिला ये भी पता है और कैसे इसमें एंट्री वापस मिलेगी ये भी आपको बता दिया गया। चलिए 17वां प्रश्न आपके सामने है। 17वां प्रश्न क्या है? निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? पसरी प्रथा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पसरी प्रथा जो है वो उरांव जनजाति में आता है। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने है, उरांव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? युवा गृह क्यों होता है पता है आपको? ठीक है, युवा गृह एक वहां पर खेलने कूदने, बैठने, पढ़ाई लिखाई करने के लिए युवा गृह होता है उरांव समाज में। उसको क्या कहा जाता है? उसको जो कहा जाता है धुमकुड़िया। ठीक है, धुमकुड़िया जो होता है एक युवा गृह होता है संथाल उरांव समाज का, और उसमें लोग अपना बैठकर छोटी छोटी चीजें खेलते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लड़कियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? लड़कियों की धूमकुड़िया, ठीक है, उसी समाज में लड़कियों की भी धूमकुड़िया है जिसमें लड़कियां अपना कार्य करती है। तो वो उसको क्या होता है, वो किस नाम से जाना जाता है? पेल एरेपा। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, उरांव समाज में सिंह बोंगा किस देवता का प्रतीक माना जाता है? उरांव समाज का संबंध सिंह बोंगा से है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। सिंह बोंगा किस समाज से संबंधित है? तो उरांव समाज से है। सवाल यहाँ क्या है, उरांव समाज में सिंह बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? तो किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? सूर्य देवता के। ठीक है, सूर्य देवता और के प्रतीक जो है सिंह बोंगा है। अगला है प्रश्न, उरांव समाज में सरना होता है। सरना क्या होता है उरांव समाज में? सरना जो होता है उरांव समाज में एक पूजा स्थल होता है जहाँ पे पूजा वगैरह किया जाता है समाज के द्वारा,
वहां पे एक स्थल, क्या कहते हैं, सभा स्थल भी होती है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न की ओर जाते हैं। उरांव समाज में आत्मकथाओं के मिलने को उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? मतलब उरांव समाज में अगर आत्माएं मिलती है, इस प्रचलन को, इस मान्यता को, एक मान्यता है जो कि आत्माएं मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोहा बेंजा। ठीक है, सवाल बहुत अंदर से है, बहुत जरूरी है, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम में भी आपको जेएसएससी जेपीएससी में आपको कोई भी प्रश्न कहीं से भी उठकर आ सकता है, और ये सारे एग्जाम के लिए आपका जरूरी है झारखंड में, क्योंकि ये एक अपडेटेड चीज बताई जा रही है। ठीक है, आपको पता है कि उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को कोहा बेंजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है पहरा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? पहरा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है दोस्तों? ये जो सवाल है आपके सामने, उसका जो आंसर होगा वो होगा 12 पंचायत मिलकर एक पहरा पंचायत का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए इस पे बहुत ज्यादा एनालिसिस का जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है, रिपीटेड है, आगे और आपको रिपीट होगा पूरा। जब आप पूरा सारे सीरीज को करेंगे बहुत रिपीट होगा। तो जहां तक जो सवाल आपका बनता है वो आपसे चर्चा कर दी जा रही है। ठीक है, प्रजाति, अगला प्रश्न है प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? प्रजातीय दृष्टि से पूछा गया है, मुंडा सब जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो प्रजातीय दृष्टि से रखा जाता है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट में। क्लियर है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। अगला प्रश्न है मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो ये जो सवाल है उसका आंसर होगा होड़ो जगर। होड़ो जगर मुंडा जो है समाज अपनी भाषा को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मुंडा समाज पहला देवता को किस रूप में पूजते हैं? मुंडा समाज जो है पहला देवता को बुरु बोंगा के नाम से पूजते हैं। ठीक है, बुरु बोंगा के नाम से पहला देवता का पूजा होता है मुंडा समाज में। अगला प्रश्न है देशावली मुंडा समाज में होता है या होती है? देशावली के बारे में पूछा जा रहा है। तो देशावली जो होती है वो होती है आपको ग्राम की देवी को देशावली कहते हैं। कहां? तो मुंडा समाज में। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्योहार है? ये 4 ऑप्शन में आपको एक मुंडा जनजाति का त्योहार याद रखना है। आप कभी भी कहीं से पढ़ते हैं तो जो भी जनजाति है उसका त्योहार के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका जो मुंडा जनजाति का जो एक त्योहार यहाँ पर है वो है आपको अनोबा। अनोबा एक ऐसा त्योहार है मुंडा जनजाति का। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर, किस त्योहारों को फूलों का त्योहार माना जाता है? दोस्तों किस त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है? सवाल आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है। तो ये जो है बा त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान होता है? धार्मिक प्रधान पूछा गया है मुंडा समाज का। आपको पता है हर समाज में धार्मिक प्रधान कहीं के कोई समाज में अलग होता है। ठीक है, कोई पाहन होता है, कहीं कुछ होता है। तो इसमें जो है आंसर होगा वो होगा पाहन, कहीं नायक होता है। जो जैसा है आपसे चर्चा करते चलेंगे। फिलहाल जो अभी इसका आंसर है कि मुंडा समाज में धार्मिक प्रधान पाहन है। 31 प्रश्न आपके सामने है, मुंडा समाज में मानकी का क्या कार्य होता है? मुंडा समाज में मानकी का कार्य जो होता है वो होता है विवादों को निपटाना। ठीक है, मुंडा समाज में मानकी का कार्य विवादों को निपटाना होता है। 32वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति के बारे में पूछा गया है। ये आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया कि झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है आपको है ये हो जाएगा। क्लियर है, असुर तो एक विलुप्त जनजाति है। तो जनसंख्या की दृष्टि से चौथी कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी। 33वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? हो जनजाति की लिपि के बारे में पूछा गया है। तो वो है बरान चिती। ठीक है, बरान चिती एक हो जनजाति की लिपि है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इली हो जनजाति का एक प्रचलित क्या है? क्या है प्रचलित? देखिए ये है पेय पदार्थ। ठीक है, ये क्या है? पेय पदार्थ होता है। इली एक जनजाति का पेय पदार्थ होता है, पेय पदार्थ को इली कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक हो समाज के बारे में, हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है?
प्रचलित विवाह का प्रकार के बारे में पूछा गया है, तो वो है औपोर्तिपी। अगला सवाल आपके सामने है, हो जनजाति समाज में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? वधू मूल्य के बारे में आपको पूछा गया है। इसका सवाल जो होगा वो होगा गोनोंग। गोनोंग जो है एक वधू मूल्य है, किसमें? हो समाज, हो जनजातीय समाज में। आपको पहले भी उधर वधू मूल्य पूछा गया दूसरे समाज के बारे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के बारे में, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्योहार है? आपको चार में से एक ऑप्शन ऐसा चुनना है जो हो जनजाति का त्योहार है। तो यहाँ पर जो हो जनजाति का त्योहार है वो है कोलोब। क्लियर है। अगला प्रश्न है, ओटी बोड़ोम हो को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? पूछते हैं क्या है? पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवता। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट्स है कि वर्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है, तो यहाँ खड़िया जनजाति का वर्ग कौन सा नहीं है? हेम्ब्रोम खड़िया, ठीक है, हेम्ब्रोम खड़िया। बाकी क्या है? पहाड़ी खड़िया, माल पहाड़ी खड़िया वगैरह जो होता है इसकी जनजाति है, लेकिन यहाँ हेम्ब्रोम खड़िया जो है, हेम्ब्रोम के साथ जोड़ दिया गया खड़िया, हेम्ब्रोम जो है वो खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? ऐसी जनजाति के बारे में पूछा गया है जो लूट लाओ और कूट खाओ है, वो है आपको खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति में ऐसा चलता है कि लूट लाओ और कूट खाओ मतलब जो कमाता है बस वही उसी जो कमाना है और बस खा के खत्म करना है, कल का हमें नहीं सोचना है। लेकिन चीजें बदल रही है। 41वां प्रश्न आपके सामने है, ओलोलदाय। ओलोलदाय एक सब, ओलोलदाय खड़िया समाज में प्रचलित है। क्या है ओलोलदाय? तो ओलोलदाय एक विवाह है, ठीक है, विवाह पद्धति है जो खड़िया समाज में प्रचलित है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? अब चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चुनना है कि खड़िया समुदाय का पर्व कौन सा है, तो ये जो है बरांगी। बरांगी एक खड़िया समुदाय का पर्व है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड़ पर्व, ठीक है, खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड़ पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? सवाल आपके सामने है, उत्तर भी इसका होगा बीजारोपण पर। बीजारोपण पर जो है खड़िया जनजाति के द्वारा बा बीड़ पर्व मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? खड़िया जनजाति में पूछा गया है कि ग्राम प्रधान के सहायक, ठीक है, ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है नेगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, खड़िया समाज में गंडा का काम क्या होता है? कि काम के बारे में पूछा गया है। तो खड़िया समाज में जो गंडा का काम होता है वो होता है संदेश वाहक। हर समाज में अपना एक अलग संदेश वाहक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड में किस जनजाति का हिंदू संस्करण कहा गया है? एक ऐसी जनजाति जो जनजाति का हिंदू संस्करण कहा गया है वो है आपको भूमिज, ठीक है, भूमिज। दोस्तों सवाल से न घबराएं, सवाल बहुत सारा आपके वैरायटी वाला सवाल इसमें बना हुआ है, बहुत सारा कुछ अपडेटेड है, इसलिए आप तक ये चीजें शेयर हो रही है। आप इस पे अपना समय देके बहुत ही क्वालिटी टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई चीज वेस्टेज नहीं है, यहाँ कोई चीज आपको वेस्ट नहीं होने वाला है, कोई भी चीज आपको समय का यहाँ बर्बादी नहीं है। जहां तक ये जैसा सवाल बन रहा है, जैसा है, आपको पूरा सीरीज अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये पूरा सवाल बनता है। आप इसको बाद में रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अगला है, किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? धनबाद में सरदार के नाम से जाने कौन सी ऐसी जनजाति है जो धनबाद में सरदार के नाम से जानी जाती है? तो वो जो जनजाति है वो है भूमिज। भूमिज को सरदार के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? धनबाद में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? एक ऐसी जनजाति जिसका उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद वगैरह में मिलता है, और वो जनजाति जो है वो है असुर, ठीक है, एक विलुप्त आदिम जनजाति है, ठीक है। चलिए, विलुप्त जनजाति में इसका रखा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उप जातियां पाई जाती है? एक ऐसी जनजाति
असुर जनजाति के बारे में इसकी कितनी उप जनजातियां हैं इसके बारे में पूछा गया है, वो तीसरा होगा, मतलब 3 होगा। 3 असुर की उप जनजातियां है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? अब असुर जनजाति जो सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं लोलो घोटो जोमकू, लोलो घोटो जोमकू। चलिए अगला 50 प्रश्न पूरा हुआ। अभी 300 से ऊपर प्रश्न करने हैं, अभी 300 प्रश्न के आसपास करने हैं, तो अभी सेशन लंबा होगा। सेशन में बढ़ने से पहले जो भी इस पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सब्सक्राइब ना करें, उनका देखिए जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो फिर सब्सक्राइब करेंगे तो उनका अनसब्सक्राइब हो जाएगा, फिर आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कोई चीजें, आपको इंपॉर्टेंट चीज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। बस आपका देख लीजिए वहां सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है या नहीं, उसके बगल में बेल आइकन है, उसको बस ऑल करके रख लीजिए। किसी भी चैनल पे एक बार ही सब्सक्राइब करना रहता है। हर वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, लाइक वाला बटन ब्लैक है या नहीं आप देख लीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है, क्या माना जाता है? असुर जनजाति का जो पारंपरिक पेशा है वो है लोहा गलाना। ठीक है। पारस, अगला सवाल, पारस असुर समुदाय में क्या होता है? पारस असुर समुदाय में एक गोत्र है। ठीक है, पारस असुर समुदाय में गोत्र के रूप में प्रचलित है। यहाँ पर आप गोत्र फील करेंगे, गोत्र के रूप में प्रचलित है। किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है? चामबंदी संस्कार प्रचलित के बारे में जो पूछा गया है वो है एक असुर। ठीक है, चामबंदी जो है असुर जन समुदाय में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? सवाल अभी आपको असुर के संदर्भ में बनकर आ रहा है, आगे बहुत सारा सवाल बहुत वैरायटी में होगा, बहुत तरह की सवाल होगा। असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? पुजारी को जो कहा जाता है वो है बैगा। ठीक है, बैगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति को धूमक समूह के रूप में जाना जाता है? धूमक समूह के रूप में जाना जाता है वो इसी जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो है बंजारा। बंजारा आपको पता है कि एक ऐसी जनजाति होती है जो घुमंतु होती है, आज यहाँ कल वहां। ठीक है, कलाकारी में भी इसका बहुत ही अव्वल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? बंजारा समुदाय के बारे में बोला गया है कि अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। ठीक है, विशेषकर ये बंजारा समुदाय की जनजाति आपको राजस्थान वगैरह में मिलते हैं देखने को, और वहीं से माइग्रेट होकर हर तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है? सवाल का कीवर्ड्स में आपको बंजारा समूह का नहीं है ये पूछा गया है, तो क्या है? देखिए जो भी है इसमें पवार है, चौहान है, मतलब इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, आंसर डी होगा, इसमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, बंजारा समुदाय में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? वधू मूल्य के बारे में पूछा जाता है कि क्या कहा जाता है बंजारा समुदाय में वधू मूल्य क्या है? तो वो जो है एक हर्जी है। बंजारा समुदाय में वधू मूल्य हर्जी है। अगला प्रश्न आपके सामने, बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है। बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसे जो जाना जाता है वो है नियोग। ठीक है, नियोग एक ऐसा प्रचलन है जो विधवा विवाह को लेकर, विधवा विवाह का प्रचलन है जो बंजारा समाज में होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस जनजाति द्वारा आल्हा उदल, ठीक है, आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है? कोई ऐसी जनजाति है जिसमें आपको आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है, और वो जो जनजाति है वो बंजारा ही है। ठीक है, बंजारा जनजाति में ही आल्हा उदल को वीर माना जाता है, वीर पुरुष माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है? एक ऐसी जनजाति है जो अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है, मतलब राजपूतों से जोड़ती है, वो है बथुड़ी। बथुड़ी जनजाति अपने आप को क्षत्रियों से जोड़ती है। अगला सवाल आपके सामने है, कहंगू बथुड़ी जनजाति का प्रचलित है, क्या है? कहूंगी कुछ है जो बथुड़ी जनजाति में प्रचलन है, वो है आपको वाद्य यंत्र। ठीक है, कहूंगी बथुड़ी का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है? ठीक है, इसमें जो पूछा गया है बथुड़ी जनजाति का पर्व वो है सरोल। सरोल एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है?
वर्ग व्यवस्था में वर्ग व्यवस्था पाई जाने वाली क्या है, तो बेदिया है। बेदिया में एक, इसमें जो आपको 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में आपको एक बेदिया है जिसमें वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, ऐसी जनजाति है जहां वर्ग व्यवस्था होती है। बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है? अब आपको देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस समूह से माना जाता है। ये भी आपको प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से ही माना जाता है। सवाल आगे है, बेदिया जनजाति में पुरुषों के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाने जाते हैं? बेदिया वस्त्र के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जो है आपको करया है, करया। अगला सवाल आपके सामने, बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है। दोस्तों, बेदिया समाज में जो विजातीय विवाह है उसको निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलित नाम है, ठीक है, बेदिया समुदाय में एक विजातीय विवाह। विजातीय विवाह मतलब क्या होता है? अंतरजातीय विवाह मतलब दूसरे जात से विवाह करना। तो जिसका प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम जो है वो है ठुकुर ठेनी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने, करटाहा विंध्या समुदाय के में प्रचलित है, क्या है? ये भी एक तरह का गोत्र है। ठीक है, विंध्या समुदाय का। अगला प्रश्न आपके सामने है, विंध्या जनजाति के वधू मूल्य का क्या नाम है? हर जनजाति में लगभग आपको वधू मूल्य के बारे में पढ़ना है। हर जनजाति में वधू मूल्य के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें जो विंध्या जनजाति में वधू मूल्य है वो है डाली कटाही। डाली कटाही विंध्या जनजाति का वधू मूल्य है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? लगभग सभी जनजाति में हड़िया पीना एक पेय पदार्थ है, लेकिन एक जनजाति है जिसमें आपको हड़िया पीना वर्जित है, मतलब पूर्ण निषेध माना जाता है हड़िया पीना। वो कौन सी जनजाति है? वो है विंध्या। विंध्या जनजाति में हड़िया पीना निषेध है। विंध्या जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न करता है? विंध्या जनजाति के धार्मिक कार्यों को संपन्न करने वाला धर्म कौन करता है? जो धार्मिक कार्यों को करता है उसके समाज में रहकर, तो वो जो करता है वो बैगा करता है। ठीक है, अगला सवाल, बिरजिया जनजाति के दिन के भोजन का नाम है। बिरजिया जनजाति के जो दिन के भोजन को क्या कहते हैं? तो जो दिन का भोजन है वो उसको कहा जाता है कलवा। ठीक है, बियारी जो होता है वो रात का खाना होता है। ठीक है, कलवा सुबह के खाना को कहते हैं। ठीक है, बियारी भी यहाँ है, बियारी रात के खाना को कहते हैं। ये बिरजिया जनजाति में क्या, ये आपको लगभग आपको हमारे देश में, उत्तर भारत में, उसमें भी खासकर झारखंड के, मतलब झारखंड में ही आपको बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कलवा बियारी का नाम लिया जाता है। और आपको पता है कलवा भी सुबह की खाना, बियारी रात का खाना को कहा जाता है। आगे प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है? अब बहु विवाह का प्रचलित जो इस 4 जनजाति में है उसके बारे में आपको चुनाव करना है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा बिरजिया। बिरजिया जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपको टंडा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों, ठीक है, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। आप अगल बगल या फिर कहीं ऐसा झारखंड में आप जंगल वाले एरिया में या फिर कहीं ऐसा घूमने जाते होंगे तो देखते होंगे बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, एक झुंड बनाकर रहते हैं, अपने समुदाय के साथ ही रहते हैं। तो ऐसी जनजाति के बारे में पूछा गया है, वो क्या है? रहते हैं जिन्हें कुरहर कहा जाता है। क्लियर है, कुरहर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बेरा, गोड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप से प्रचलित है? बेरा, गोड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप से प्रचलित है? तो ये जो रूप है वो है आपको जमीन के प्रकार से। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किसे बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है? आपके सामने जो सवाल है उसका जो आंसर होगा वो होगा हेप रोम।
ठीक है। निम्न में से बिरहोर जनजाति के जो पारिवारिक देवता हैं वो है हैपरोम। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो 4 सवाल में आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है, चुनाव करना है जिसमें आपको नहीं है, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपको चूज करना है जिसका आंसर आपका होगा वो होगा झरपट। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध कॉलेरियन समूह से माना जाता है? कॉलेरियन समूह का संबंध जो है माना जाता है वो किससे माना जाता है? वो आपको माना जाता है बैगा से। क्लियर है। बैगा एक ऐसी जनजाति है जिसका संबंध कॉलेरियन समूह से है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो ये जो है आपका सवाल वो है बाघ को। बाघ को जो है टाइगर को, तो इस जनजाति के लोग इस पशु को पवित्र मानते हैं, बैगा जनजाति के लोग। सवाल अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? प्रचलित विवाह के प्रकार के बारे में पूछा गया है, तो वो है आपको लाभ सेना। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है? आपको नृत्य पूछा गया है कि बैगा जनजाति से संबंध कौन सा नहीं है, तो वो जो है आपको होगा लागरी। ठीक है। लागरी एक ऐसा नृत्य है जो बैगा जनजाति से संबंध नहीं रखता है। कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, बैगा जनजाति के मुख्य देवता हैं। अगला सवाल जो है बैगा जनजाति के मुख्य देवता के बारे में आपको पूछा गया है, तो वो जो है वो है आपको बड़ा देव। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है कि चरेता, बियरी और हरेली बैगा जनजाति में प्रचलित है। ये सब क्या चीजें हैं बैगा जनजाति में, उसके बारे में पूछा गया है। दोस्तों ये एक पर्व है, आपको इसमें कोई भी एक नाम लेके पूछा जा सकता है कि चेरेता या बियरी, हरेली, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई एक भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो याद रखना है कि चेरेता, बियरी, हरेली एक पर्व है जो बैगा जनजाति में प्रचलित है। सवाल आगे है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह के प्रकार के बारे में आपको पूछा गया है, वो है एक ढोला। ठीक है। झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक माना जाता है? एक ऐसी जनजाति है झारखंड में जिसे हाथों से बने कपड़ों का जनक माना जाता है, और वो जो जनजाति है वो है चीक बड़ाइक। ठीक है। सवाल आगे, चीक बड़ाइक जनजाति का जनजातीय समूह में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? एक ऐसी आपके ऑप्शन में एक ऐसा है जिसके जनजातियों में विवाह संपन्न कराने वाला है, तो कौन है ये ऐसा? तो ये है ठाकुर, जो विवाह संपन्न कराता है चीक बड़ाइक में। अगला सवाल, चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल है आपके सामने, जिसको सगाई बोलते हैं। ठीक है। सगाई जो होती है चीक बड़ाइक में, जिसको पुनर्विवाह के नाम से जाना जाता है। मतलब आमतौर पर सगाई जो होती है शादी से पहले होती है, लेकिन चीक बड़ाइक जनजाति में अगर शादी पुनर्विवाह करना है तो वो सगाई के नाम से ही जाना जाएगा। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी जनजाति जो पूछा गया वो भी भारत की, तो भारत की कौन सी है? दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है। गोंड जनजाति के स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? स्थानांतरित कृषि के बारे में पूछा गया है। ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि क्या है इसका? दीपा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने, परसा सापन गोंड जनजाति के डैश हैं। परसा सापन के बारे में पूछा गया है। परसा सापन गोंड जनजाति के क्या है? वो जो है आपको कुल देवता है। परसा सापन कुल देवता है गोंड जनजाति के। ठीक है। अगला सवाल, गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक होता है। अब याद रखना है कि गोंड जनजाति में जो पुजारी होता है वो बैगा होता है। अब याद रखना है कि बैगा जो होता है उसका सहायक कौन होता है? उसका जो सहायक होता है वो होता है मती। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? शिल्पकार के बारे में पूछा जाता है। एक ऐसी जनजाति जो शिल्पकार है, तो आपको ऑप्शन में चूज करना है जिसका आंसर होगा करमाली। करमाली ऐसी जनजाति है जो शिल्पकार होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है?
एक ऐसी जनजाति जो अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण है, और वो जनजाति भी करमाली ही है। अगला, करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है? करमाली जनजाति समुदाय को लोग किस नदी को पवित्र मानते हैं? जो है वो दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं, जो झारखंड की प्रमुख नदी है। ठीक है। करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहलाता है। करमाली जो जनजाति है उनका जो पवित्र स्थल है, पूजा करने वाली स्थल है जो, ठीक है, ऐसे स्थल को क्या कहा जाता है? ऐसे स्थल को कहा जाता है देवकरी। ठीक है, देवकरी। अगला सवाल है आपके सामने, हथुआ करमाली जनजाति में डैश के रूप में प्रचलित है। अब ऐसा सवाल आपके सामने है जिसका आंसर आपको करना है, वो है एक वधु मूल्य। अब देखिए, सवाल को जोड़कर पढ़ा जाए तो याद रहेगा। जैसे क्या है? हथुआ करमाली जनजाति में वधु मूल्य के रूप में प्रचलित है। हथुआ क्या है? एक वधु मूल्य है करमाली जनजाति में। अगला सवाल, कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया? एक कंवर समुदाय है जिसको अनुसूचित जनजाति में किया गया, तो ये कौन है? कब किया गया? ये सवाल आपको पूछा गया है, जिसका आपको आंसर है कि 2003 में किया गया था। 2003 में इसको शामिल किया गया था। अगला सवाल है कुटमैती। कुटमैती एक प्रथा है, तो किस जनजाति में प्रचलित है कुटमैती प्रथा? कुटमैती प्रथा आपको कंवर जनजाति में ही प्रचलित है। अगला सवाल, निम्न में से क्या कंवर जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? निम्न में से क्या कंवर जाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सवाल जो आपके सामने है उसका आंसर होगा सुकदाम। सुकदाम कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? 101वां सवाल है, और वो होगा वो खारवार। खारवार एक ऐसी जनजाति है जिसको लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पलामू और लातेहार जिला की खारवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? पलामू और लातेहार के जिला के संदर्भ में है झारखंड में। इस जिले में खारवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या नाम जाना जाता है? 18 हजारी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है। क्या परंपरागत पेशा रहा है दोस्तों? ये जो रहा है कत्था बनाना। कत्था बनाना आपको समझ पता है कि कत्था क्या होता है? जो पान में जो आपको लाल कर देता है, जो उसमें कत्था पड़ता है, वो एक ऐसा परंपरागत पेशा है खारवार जनजाति का। अगला प्रश्न आपके सामने है, खारवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित है? ठीक है, खारवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित है? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल का भी जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रिक। ठीक है, ऑस्ट्रिक। उधर प्रोटोस्टोलाइट था, अभी इस जनजाति का जो है ऑस्ट्रिक है। सवाल आगे बढ़ते हैं, खोंड जनजाति की बोली का नाम क्या है? तो बोली का नाम जो है वो है आपको कोंघी। कोंघी जो है खोंड जनजाति बोली का नाम कोंघी है। अगला सवाल है, मरिया नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? मरिया नरबली प्रथा, नर को बलि देना, मतलब किसी नर को, किसी छोटे बच्चे को, पुरुष को जो अविवाहित है, ऐसे में जो उसको नरबली दिया जाता है, ऐसा प्रथा एक है, वो किस जनजाति में है प्रचलित है? तो वो खोंड जनजाति में प्रचलित है। हालांकि अब इस पे सब बैन लगने लगा है और धीरे धीरे बैन हो रहा है। देसिया खोंड का निवास स्थान कहाँ है? देसिया खोंड के बारे में पूछा गया कि निवास स्थान कहाँ है, तो वो जो है वो है समभूमि या निम्न भूमि। आगे का जो है, खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित खेती के बारे में पूछा जा रहा है, जिसका सवाल का आंसर आपको होगा पोड़चा। ठीक है, खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को पोड़चा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? स्वयं को नगेसिया कहा जाता है। झारखंड की किस जनजाति को स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? किसान को। अगला सवाल आपके सामने है, किस जनजाति में चढ़ौआ विवाह प्रचलित है? चढ़ौआ एक प्रचलन है जो एक जनजाति में प्रचलित है, और वो है आपको किसान जनजाति में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उसमें विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आमतौर पर किसान जनजाति, आपको ये जो प्रचलन है, आपको आमतौर पर ये नॉर्मल जो कुशवाहा या फिर कुछ ऐसे लोग होते, ऐसे हमारे समाज में ऐसी भी जातियां हैं, वो जनजाति तो नहीं है, जातियां हैं जो किसान हैं लेकिन वो जाति हैं। और ऐसा है कि यही प्रचलन उनके यहाँ भी है कि बाराती नहीं जाने का, वहां से बेटी को लाने का और इस तरह से विवाह करने का। अगला प्रश्न आपके सामने है, बास्को कोल जनजाति में प्रचलित एक गोत्र है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, कोल जनजाति में वधू मूल्य क्या है? हर जनजाति का वधू मूल्य के बारे में भी चर्चा हो रहा है, चाहे तो आप नोट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या तो फिर इसको आप रिपीट करके देखिए, या फिर आप बाद में रिवीजन करने के लिए फिर से देख लीजिए। चलिए, जो भी चैनल पे नए हैं वही सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हर कोई बार जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, इतनी कंजूसी करना अच्छा नहीं है। तो अगला प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोल जनजाति का वधू मूल्य क्या है? तो कोल जनजाति का जो वधू मूल्य है वो है पोटे। अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड के किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? एक ऐसी जनजाति जिसको डांगर कहा जाता है, और वैसी जनजाति जो है उसको कहा जाता है कोरा। ठीक है, कोरा एक ऐसी जनजाति है जिसको डांगर भी कहा जाता है। अगला सवाल, कोरा जनजाति की परंपरागत पेशा रहा है। कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा क्या रहता है? वो जो होता है मिट्टी काटना। मिट्टी काटना जो होता है इसका परंपरागत पेशा होता है कोरा जनजाति का। सवाल अगला है, कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? कोरा जनजाति की जो गोत्र है उसको क्या कहा जाता है? वो होता है गुष्टी। गुष्टी आपको खोरठा में भी इस्तेमाल होता है, जैसे बोलते हैं कि गोटे गुष्टी। गोटे गुष्टी कहने का मतलब है पूरा खानदान, जो आपको पूरा गोतिया होने का एहसास कराता है, गोतिया होने का जो होता है उसको गुष्टी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, नीचे गांवों में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को कहा जाता है। जो गांव में नीचे वास करते हैं कोरबा जनजाति, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिहारिया कोरबा। ठीक है, डिहारिया कोरबा। अगला सवाल है 118 नंबर का, बियोड़ा कोरबा जनजाति में प्रचलित है। क्या प्रचलित है? तो ये जो प्रचलित है वो स्थानांतरित कृषि है कोरबा जनजाति की। कोरबा जनजाति की स्थानांतरित कृषि को बियोड़ा कहते हैं। सवाल अगला है, लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? इसका जो आंसर है वो होगा सदानी। ठीक है, लोहरा जनजाति जो है सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। सदानी, आपको पता है कि झारखंड में सदानी या दिकू किसे कहा जाता है? जो बाहर से आके जो बाहरी जो गैर जनजातीय होते हैं, ठीक है, जो गैर जनजातीय होते हैं, गैर जनजाति जो मूल निवासी होता है उसी को सदानी दिकू कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है, क्योंकि देखिए सदानी को दिकू कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा गया था कि सदानी को क्या दिकू कहा जाता है? तो गैर जनजातीय जो होती है मूल निवासी उसको सदानी कहते हैं। अगला सवाल आपके पास है, मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित है। क्या है मगहिया लोहरा जनजाति का? तो ये जो है आपको गोत्र है। मगहिया लोहरा जनजाति का एक गोत्र होता है। सवाल आगे बढ़ते हैं, झारखंड की किस जनजाति को बांस का कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है? एक ऐसी जनजाति के बारे में आपको बताना है जो बांस की कला, मतलब जो टोकरी वगैरह, सूप वगैरह, जो डाला वगैरह जो बांस का बनता है, टोकरी जिसको कहते हैं, वो बीनने में जो होता है। और इसका आंसर आप लोग भली भांति जानते हैं, महली जनजाति जो होती है, ऐसी जनजाति इस सब कामों में निपुण होती है। ठीक है, जो प्राय आपको हर गांव वाले क्षेत्र में या दूर दराज के इलाकों में, शहर से दूर दराज के इलाकों में आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है, सुल्की महली का मुख्य कार्य क्या मुख्य कार्य माना जाता है? क्या माना जाता है मुख्य कार्य इसके? कि कृषि और मजदूरी करना। ठीक है, यहाँ सुल्की मलही के बारे में पूछा गया है। सवाल अगला है, निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? नागपुरी का विद्यापति किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको घासीराम को। सवाल अब चेंज होने लगा है दोस्तों, अब सवाल जो है आपको धीरे धीरे हर तरह का सवाल इसमें मिलेगा। तो नागपुरी का विद्यापति घासीराम को कहा जाता है। अगला सवाल है, सिल्ली क्षेत्र किस जनजाति द्वारा उत्तर पूजा की जाती है? आपको बता दें सिल्ली क्षेत्र जो है आपको मुरी में आता है, मुरी जिले में आता है, जो मुरी क्षेत्र में पड़ता है आपका।
ठीक है, जो मुरी है जहाँ पे हिंडाल्को है, और आपको ये जो है यहाँ पर जो जनजाति है उत्तर पूजा की जाती है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका जो होगा महली होगा, महली, जिनको सूप, जिसको बांस की चीजों को बनाने में निपुण है, कला में निपुण है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति की भूमिज प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है? कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सवाल यहाँ बहुत स्टूडेंट फंसते हैं, है या नहीं है, इस चीज के बारे में पूछा गया है। तो माल पहाड़िया जनजाति का जो है की भूमि का प्रकार नहीं है, वो है पातर, ठीक है, बाकी है। अगला सवाल आपके सामने है, किस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है? एक ऐसी जनजाति जिसको वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है, और वो जनजाति है माल पहाड़िया। माल पहाड़िया में वधु मूल्य न देकर उसकी जगह पर सुअर देने की प्रथा है। अगला सवाल है, वीरू गोसाई को माल पहाड़िया, वीरू गोसाई एक, ठीक है, को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? ठीक है, वीरू गोसाई को पूजा होती है माल पहाड़िया के जनजाति समुदाय में, लेकिन वो किस देवता के रूप में पूजते हैं, सवाल ये पूछा गया है। तो ये जो पूजते हैं वो धरती माई के रूप में वीरू गोसाई को पूजते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? स्वयं को मलेर कही जाने वाली जनजाति जो है कौन है? स्वयं को मलेर कौन से कहते हैं? सौरिया पहाड़िया, ये लोग स्वयं को मलेर कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सी सौरिया पहाड़िया की भाषा है? सौरिया पहाड़िया की भाषा मालतो कहलाती है। अगला सवाल आपके सामने है, सौरिया पहाड़ी जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है सौरिया पहाड़िया में? सवाल जो है उसका आंसर होगा वेदु सीढ़ू के द्वारा सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संपन्न कराया जाता है। सवाल अगला है, सौरिया पहाड़िया समुदाय में कोड़बाह प्रचलित एक क्या है? कोड़बाह प्रचलित है आपको युवा गृह, ठीक है, कौन सा? सौरिया पहाड़िया में युवा गृह जो है कोड़बाह जो है एक प्रचलित है युवा गृह। अगला सवाल आपके सामने है, सौरिया पहाड़िया विल्प गोसाई को किस देवता के रूप में पूजती है? अब यहाँ देखिए, विल्प गोसाई को किस रूप में पूजा जाता है सौरिया पहाड़िया में? तो ये जो पूजा जाता है वो चांद देवता को के रूप में पूजा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किसके द्वारा सौरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? वो है कांडो मांझी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, सौरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में की जाती है? सौरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में की जाती है? तो वो जो की जाती है वो चैत्र माह में की जाती है। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, चलिए अगला सवाल जो है, पहाड़िया जनजाति के लोग, देखिए पहाड़िया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? पहाड़िया जनजाति में जो अपनी झोपड़ी नुमा जो घर होता है वो लोग का, तो उसका कुछ नाम होता है, तो वो लोग जो कहते हैं उसको झाला, ठीक है, उसको झाला कहा जाता है। अगला सवाल, झारखंड की किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती कुराला, परिवार की गिनती चूल्हे के आधार पर होती है? एक ऐसी जनजाति जिसके परिवार की गिनती उसके चूल्हे के आधार पर होती है, वो वैसी जनजाति जो होती है झारखंड में, वैसे जनजाति को क्या कहा जाता है? परहिया, ठीक है, परहिया जनजाति। परहिया जनजाति में डाली, ठीक है, परहिया जनजाति में जो डाली होती है वो एक वधु मूल्य होता है, ठीक है, वधु मूल्य के रूप में प्रचलित है, ठीक है। परहिया जनजाति में वधु मूल्य जो होता है उसको डाली कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस जनजाति में मुआ पूजा, जिसको पूर्वज का पूजा कहा जाता है, ठीक है, का विशेष महत्व है? ठीक है, मुआ पूजा, पूर्वज का पूजा, अपने पुरखों की पूजा जिसको कहते हैं, उसे किस जनजाति में है? वो है आपको परहिया में, ठीक है। अगला सवाल आपके, हालांकि ये पुरखों की पूजा आपको आमतौर पर सभी जो सीरा पिंडा बोलते हैं लगभग सभी में ये प्रचलन है, लेकिन सवाल यहाँ पर जो पूछा गया है तो मुआ पूजा के बारे में, तो ये मुआ पूजा कहलाता है आपको परहिया में। सवाल अगला आपके पास है, झारा बासु जटापाते सबर जनजाति की है, क्या है? जो आपके सामने है उसका आंसर होगा उपजाति। अगला प्रश्न आपके सामने है, धरती जोबाय जनजाति समाज का प्रचलित क्या है?
धरती समाज को जो प्रचलित है वो है विवाह का प्रकार। ठीक है, धरती जोबाई जनजाति समाज का प्रचलित विवाह का एक प्रकार है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है? वर मूल्य की प्रथा प्रचलित किसमें है? तो वर मूल्य की जो प्रथा है वो है आपको कोरबा में। ठीक है, अभी तक वधु मूल्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक सवाल जो है ये वर मूल्य का है। वर मूल्य जो है जनजाति कोरबा में प्रचलित है। किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी है? ठीक है, जरूरी नहीं है, सॉरी, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? तो ये जो सवाल है इसका आंसर होगा हट विवाह में। हट विवाह एक ऐसा होता है जिसमें आदमी सामने वाला हट कर बैठती है, जैसे एक कोई लड़की है वो हट कर बैठती है कि हमें इसी से विवाह करना है, और समाज के लोग उसे नैतिक मानते हुए, सामाजिक दृष्टि से उसे एक नैतिकता करार देते हुए लोग उसकी विवाह करा देते हैं, हट विवाह कहते हैं। वो उसके पास जाकर रहने लग जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ क्रय विवाह के बारे में बोला गया है। तो क्रय विवाह आपको एक खरीद विवाह होता है। हरण विवाह जो किडनैप करके उसको उठा कर ले जाता है, विवाह करता है। गोलट विवाह का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक आदमी अपनी बहन को उसी घर की बहन को अपने से शादी करना। ठीक है, मतलब एक दूसरे के घर में अपनी बहन का विवाह कर देना, वो गोलट विवाह कहलाता है। हालांकि यहाँ जो पूछा गया है कि उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है, जिसको हट विवाह में, क्योंकि इस हट विवाह में आपको हट हो जाता है कि मुझे शादी उसी से करनी है और इससे शादी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है? एक पलायन विवाह भी है। ऐसी कैसी कौन सी जनजाति है जो पलायन विवाह में प्रचलित है? ऐसी जनजाति है बिरहोर जनजाति, जिसमें पलायन विवाह का प्रचलन है। सवाल अगला है, एक लड़की की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो, उस विवाह को क्या कहते हैं? 144 का प्रश्न का आंसर देखिए क्या है। उसी को गोलट कहते हैं। जैसा कि पहले आपको चर्चा किया गया, आप बहुत ऐसे छात्र होंगे गोलट विवाह के बारे में जानते होंगे। गोलट प्रथा पहले चलती थी, कहीं कहीं पर गोलट प्रथा का चलन था। अगला सवाल आपके सामने है, संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? तो वो जो है आपको ठाकुर जी जो ठाकुर जी जो होते हैं उनको विश्व विधाता मानते हैं। कौन? संथाल जनजाति। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? अब ये आपको 4 ऑप्शन में इसमें चूज करना है कि संथाल जनजाति का जो पर्व है वो कौन सा है। तो इसमें देखिए बाज क्या है, संथाल जनजाति का मुख्य पर्व के बारे में पूछा गया है। सोहराय तो है ही, सकरात भी है और बाज भी है। ठीक है, तो उपयुक्त में जितने हैं सभी इसका ऑप्शन होगा। मतलब ये तीनों जो है संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है। आप कोई भी याद कीजिएगा, आप एक किसी का नाम लेकर आपको पूछा जा सकता है। उरांव जनजाति को, अगला सवाल, उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उरांव जनजाति को जो स्थानीय भाषा में कहते हैं उसको क्या कहते हैं? वो जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोरक। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपको इसमें 4 ऑप्शन में असत्य को चुनना है। ये आपको पढ़कर बताते हैं कि कौन सा है। ठीक है, उरांव जनजाति के गांवों के प्रधान को पाहन या महतो कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, उरांव जनजाति की पंचायत पंचोरा कहलाती है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पूछा गया असत्य है, मतलब गलत पूछा गया है। उरांव जनजाति की युवा गृह को धुमकुड़िया कहते हैं, ये भी सत्य है। उरांव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल अगला आगे की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं? झारखंड के किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं? तो टाडा कहने वाली क्या है? बिरहोर जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति का मुख्य विवाह पद्धति है? निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति का मुख्य विवाह पद्धति है? और वो जो है आपको देखिए उद्रा उद्री बापला, ठीक है, और एक बापला। ठीक है, ये दोनों जो है बिरहोर जनजाति में विवाह की एक पद्धति है ही। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों। अगला सवाल आपके सामने है,
बिरहोर जनजाति के लोग किसे किसे सृष्टि का निर्माण करता मानते हैं? सृष्टि का निर्माण करता जो मानते हैं वो मानते हैं बोरा बोंगा को। ठीक है, तो कब बिरहोर जनजाति के लोग जो है सृष्टि के निर्माण करता बोरा बोंगा को मानते हैं। निम्नलिखित में से अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि कौन सा विशेषता नहीं है। ये जो सवाल है इसका आंसर जो होगा वो होगा ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं। ठीक है, ये जो बिरहोर जनजाति के लिए है ये आपको गलत है। सही इसमें क्या है, ये लोग धुमकड़ किस्म के लोग, घुमक्कड़ किस्म के लोग होते हैं। सही बात है, ये लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते, घुमक्कड़ लोग। इन लोगों में अनगिनत गोत्र होते हैं। अनगिनत गोत्र होते हैं मतलब बहुत सारे गोत्र होते हैं। इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन होता है, ये भी सही है। आंसर आपको सी होगा। अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? अब पूछा जाएगा कि झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? वो है पलामू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है? ठीक है, आपको ऊपर बताया गया था कि कोरबा जनजाति की उपजाति कितनी होती है, कौन है, ये जो भी है यहाँ पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इसमें उपयुक्त में जो है कौन सी उपजाति नहीं है ठीक कोरबा जनजाति की, तो ये आपको कोई भी ऐसी नहीं है जो इसकी उपजनजाति है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से असुर जनजाति की उपजाति है। इसमें आपको पूछा गया है कि असुर जनजाति की उपजाति कौन सी है? तो असुर जाति की उपजाति इसमें सारी है, वीर असुर, अगसिया असुर, विरजिया असुर। ये तीनों जो असुर हैं, ये तीनों जो असुर जनजाति है, ये असुर जनजाति का ही है। अगला सवाल आपके सामने, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा है? ठीक है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन शेल्टर कहा है? ठीक है, असुर को। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। पर्व त्योहार के संदर्भ में सवाल होगा। पर्व त्योहार के संदर्भ में जो भी सवाल बनेगा आपके सामने है। सवाल का जो वैरायटी है बहुत ज्यादा है और जरूरी भी है आपके प्रिपरेशन के लिए। सवाल कहीं से भी पूछे जाते हैं, कटअप बहुत ज्यादा है, तो सवाल आपको इतने ज्यादा पढ़ने ही होंगे। आप आराम से देखिए, बैठते हुए देखिए, आराम से रिलैक्स करते हुए पढ़िए। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? ऐसा कौन सा पर्व है जो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? तो वो होता है मंडा पर्व। मंडा पर्व एक ऐसा पर्व है जो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, यहाँ पर जो ऑप्शन में है। ठीक है, सवाल आपके सामने अगला है, किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मानने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है? फसलों में कोई रोग नहीं लगता है, किस में है? ठीक है, फसलों में कोई रोग नहीं लगता है, ऐसा कौन सा पर्व है, कौन सा पर्व माना जाता है? तो वो जो है गदलेटा पर्व। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। सवाल बहुत सारा है दोस्तों, तो आगे हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। बस सवालों का वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है। जहां पर जरूरत है हम आपके लिए विश्लेषण करते हैं। बस आप इस चैनल पे क्या है कि आप नीचे आपके पास लाइक के बगल में थैंक्स का ऑप्शन होगा, आप जाकर वहां पर सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सवाल अगला आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पर्व भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है? भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करने वाला आपको पता है कि जो पर्व होता है वो करम पूजा होता है। ठीक है, सवाल अगला है आपके सामने, 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा। 7 प्रकार के अनाज से तैयार होता है प्रसाद, उसको पखवा कहते हैं। किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? अब एक सवाल आपको ये भी है कि 7 प्रकार के अनाज से जो तैयार होता है प्रसाद उसको पखवा कहते हैं, और वो किस अवसर पर दिया जाता है? सवाल अब ये है आपके लिए, और ये जो है सोहराय पर दिया जाता है। सोहराय पर्व आपको बता दें कि सोहराय पर्व आपको कब मनाया जाता है? दिवाली के कुछ ही दिन में मनाया जाता है, 2-3 तीसरे दिन मनाया जाता है, दूसरे दिन एक दिन छोड़कर। और ये विशेषतः पशु पूजा होता है, पशुधन के लिए पूजा होता है, जो पशुओं की पूजा की जाती है। चलिए, सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? अगला सवाल आपके सामने है, सोहराय पर्व कार्तिक महीना में मनाया जाता है, जस्ट आपको दिवाली के बाद तुरंत।
अगला सवाल है, जनी शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? जनी शिकार पर्व एक ऐसा पर्व है जो कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? तो ये 12 वर्षों के अंतराल पर जनी शिकार पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पर्व को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है, ये जो है वो होगा बहुरा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? ठीक है, निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो ये सुरजाही पूजा, सुरजाही जो होता है ये आपको सूर्य भगवान के नाम से पूजा होती है और इसमें विशेषता आपको बकरा, जो व्हाइट कलर का बकरा होता है, कहीं कहीं इसकी भी बलि दी जाती है। ठीक है, अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पूजा को देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है? देवभूत पूजा के रूप में पूछा जा रहा है, तो ये किस मनाया जाता है? ये देसावली पूजा में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, पाटो सरना किस जनजाति से संबंधित पर्व है? पाटो सरना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये खड़िया से है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? पालतू पशुओं की रक्षा के लिए कौन सी पूजा की जाती है? तो वो जो पूजा की जाती है वो जाड़कोर पूजा की जाती है पालतू पशुओं के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, आप किसी तरह से रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके रिलैक्स कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए और थैंक्स का ऑप्शन आप जाके सपोर्ट कर सकते हैं जरूर, आपका ये कोई प्रेशर नहीं है, आपका इच्छा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सेंद्रा पर्व, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सेंद्रा पर्व, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सेंद्रा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सेंद्रा पर्व जो मनाया जाता है वो उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? ऐसा पर्व जो झंडा पर्व के नाम से जाना जाता है, इस पर्व के बारे में आपको बताना है, वो है माघे पूजा, जिसको झंडा पर्व भी कहते हैं। सवाल यहाँ पर उल्टा हो सकता है कि किस पर्व को, माघे पूजा को कौन सा पर्व कहा जाता है, तो आपको झंडा पर्व लिखना है। ठीक है, चलिए सवाल आगे है, निम्नलिखित में से किस पर्व के अवसर पर प्रत्येक घर से टूटे बर्तन, पुराने पात्र, झाड़ू एवं अगला सवाल जो है एवं टूटे हुए हल गांव की सीमा के बाहर फेंक दिए जाते हैं? ऐसा कौन सा पर्व है जहां पर ये सब टूटे हुए चीज बाहर फेंके जाते हैं? वो जो है बोला बलौंजी पर्व होता है। अगला सवाल आपके सामने है, जनजातीय समाज में जब तक बा पर्व नहीं मनाया जाता तब तक डैश के फूल को घर में लाना वर्जित है। ठीक है, जनजातीय समाज में एक बा पर्व जो मनाया जाता है, बा पर्व को मनाने के बाद ही फूल को घर लाया जाता है। तो वो कौन सा फूल होता है? वो शाल का फूल होता है। शाल का फूल कहने का मतलब है जिसके फूल आने पर सरहुल मनाया जाता है। ठीक है, जो आपको विशेषतः हर जगह आपको शाल का पेड़ जो होता है देखने को मिलेगा। अगला है, अयप्पा पूजा पर्व रांची में रह रहे दक्षिण भारतीय लोगों के द्वारा किस माह में मनाया जाता है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अयप्पा पूजा भी मनाया जाता है रांची में रह रहे दक्षिण भारतीय लोगों के द्वारा। जो झारखंड के रांची में दक्षिण भारतीय के लोग रह रहे हैं वो अयप्पा पूजा पर्व भी मनाते हैं। ठीक है, वो कब मनाते हैं? दिसंबर में। आगे सवाल मेले के संदर्भ में है दोस्तों। मेले के संदर्भ में जितने भी सवाल झारखंड से बनेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और सारे वैरायटी क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेले को क्या कहा जाता है? जहां झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है, जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा होती है, वहां पर मेले को क्या कहा जाता है? वहां मेले को जतरा कहा जाता है। इस बात को आप भली भांति जानते होंगे। अगला सवाल बहुत फेमस सवाल है, बाबा धाम पवित्र तीर्थ स्थल किस जिले में है? आपको पता है कि बाबा धाम पवित्र तीर्थ स्थल देवघर में है। क्लियर है? हिजला मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया सवाल है, तो ये बार बार आता है। हिजला मेला दुमका में मनाया जाता है। ठीक है, हिजला मेला पर आपको गाना भी है। अगला प्रश्न है,
परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक बासुकीनाथ धाम दर्शन नहीं किए जाते। ठीक है, जब तक बासुकी धाम का आप दर्शन नहीं करेंगे, बाबा धाम देवघर की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ये एक परंपरा है। जगन्नाथ मेले का आयोजन किस माह में होता है? आपको पता है कि जगन्नाथ मेले का आयोजन भव्य होता है। जो जगन्नाथ जो आपको रांची में धुरवा से आगे जाकर आप जब स्टेडियम के साइड जाएंगे तो जगन्नाथ आपको मंदिर है जिसका निर्माण इन्हीं शाह ने करवाया था। तो इस किस माह में मनाया जाता है? सवाल ये है, आपको आषाढ़ माह में मनाया जाता है। यही अभी हाल ही फिलहाल मनाया गया। ठीक है, निम्न में से किस त्योहार के 10 दिन बाद ही मुड़मा जतरा का आयोजन होता है? मुड़मा जतरा एक ऐसा पर्व है, तो किस त्योहार के बाद 10 दिन के बाद ही मुड़मा जतरा मनाया जाता है? तो दशहरा के 10 दिन के बाद ही जनजातियों की एक पर्व है। अगला है लंगटा बाबा मेला कहाँ लगता है? लंगटा बाबा मेला के बारे में आपको विशेषता बता दें कि लंगटा मेला बाबा गिरिडीह में लगता है। और ये लंगटा बाबा मेला आप गिरिडीह से जब जम्मुआ और जम्मुआ से आप मिर्जागंज की ओर जाएंगे तो ये मिर्जागंज में जहाँ स्थापित लंगटा बाबा मेला लगता है। ठीक है, इसमें सभी धर्म के लोग चादर पोशी करते हैं, चादर चढ़ाने आते हैं। और इसमें क्या है कि यहाँ पर मिर्जागंज के पास जो है वहाँ एक फेमस सूर्य मंदिर भी है जो तालाब के बीचों बीच देखने में आकर्षक है। सवाल आगे की ओर चलते हैं। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो प्रतिवर्ष कौन से माह में आयोजित होता है सिमडेगा का राम रेखा मेला? सवाल ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो वो कार्तिक माह में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? एक ऐसा जिला बताइए जिसमें भूत मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो ऐसा जो है वो पलामू मेला है, पलामू जिला है जिसमें भूत मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जामताड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? जामताड़ा संथाल परगना में पड़ता है। संथाल परगना जो है झारखंड के 2 भागों में जो संथाल परगना है उसमें जामताड़ा है। तो उसमें जो संक्रांति के अवसर पर मेला जो फेमस मेला होता है वो कौन सा मेला होता है? वो होता है करमदाहा मेला। करमदाहा मेला एक फेमस मेला है जामताड़ा का जो मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, हथिया पत्थर मेले का आयोजन किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर होता है? हथिया पत्थर मेले का आयोजन के बारे में पूछा गया है जो दामोदर नदी के किनारे होता है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय हुई थी? नागवंशी शासनकाल के शुरू में होने वाले एक मेला के बारे में पूछा गया है जो आपको है इंद्र जतरा मेला। इंद्र जतरा मेला जो है नागवंशी शासनकाल के समय में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख मेला नूनबिला मेला है? एक जनजाति जिनका प्रमुख मेला नूनबिला मेला है वो कौन सी जनजाति है? वो है पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति की जो प्रमुख मेला है वो नूनबिला है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मेला प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को गोड्डा जिले में लगता है? ये भी संथाल परगना की जिला है और 14 अप्रैल को जो प्रतिवर्ष को 14 अप्रैल को लगता है इस मेला को क्या कहा जाता है? इस मेला को जो कहा जाता है वो कहता है विश्वा मेला। विश्वा मेला जो होता है 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष गोड्डा जिला में लगता है। अगला सवाल, हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? हिजला मेला के बारे में पूछा जा रहा है। ये आपको मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है हिजला मेला। हिजला मेला कहाँ पर लगता है? सवाल ये भी है आपके सामने। तो हिजला मेला आपको दुमका में लगता है। ठीक है, हिजला मेला दुमका में लगता है। मयूराक्षी नदी के बारे में आपको बता दें कि आपको नाव जो उसमें चलने वाली पहली नदी है झारखंड की। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है। अब जो सवाल आएंगे आपके सामने वो झारखंड शासन और प्रशासन के संदर्भ में सवाल बनेंगे। जो भी शासन प्रशासन के संदर्भ में सवाल बनते हैं इससे भी बहुत सारा ये विशिष्ट आपको जो सीरीज चल रहा है ये विशिष्ट सीरीज में यही खासियत है कि इसमें सब मिला जुलाकर सवाल की वैरायटी बहुत होती है और बहुत सारे सवाल आपको इसमें पूछे जाते हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है आपके सामने, झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित है?
झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा के बारे में पूछा गया कि कितनी सीटें आवंटित है, तो ये जो है 6 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। दोस्तों अभी जो सवाल हो रहा है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है। इस सवाल जो आपको स्किप नहीं करना है, ये सवाल आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि ये सवाल आपको किसी भी किताब में शुरू में मिलेगा और आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सवाल जो है, लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित है वो है 5। ठीक है, 5। अगला सवाल है, झारखंड की एकमात्र लोकसभा सीट जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ऐसा कौन सा जिला है जहां पर लोकसभा की सीट है लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वो जो सीट है वो आपको पलामू जिला का है। पलामू जिला का सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है लोकसभा का, इसको एमपी का सीट कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कितना में राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। अब आपको सवाल पॉलिटी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कितने अनुच्छेद में राज्यसभा के पद के लिए योग्यताएं जो है निर्धारित की गई है, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है। तो वो जो आर्टिकल है वो 157 है। 157 आर्टिकल में राज्यसभा पद के लिए जो योग्यताएं हैं उनकी क्वालिफिकेशन से उनको पॉइंट किया गया है। अगला सवाल आपके सामने है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। अगर राज्यपाल को अपना इस्तीफा देना हो तो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। ये सवाल बहुत ही हल्का और अच्छा है। इस सवाल जो है उसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो किसकी नियुक्ति करता है। 164 आर्टिकल, देखिए संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 164 के अनुच्छेद पे, आर्टिकल पे। ठीक है, कि मुख्यमंत्री जो है मंत्री बनने के बाद एक मंत्रिपरिषद का जो गठन होगा वो राज्यपाल के जो राज्यपाल जो करेंगे वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, 164 जो है आर्टिकल पे इस चीज को पॉइंट किया गया है। अगला सवाल है, विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, सवाल ये है। ठीक है, ये जो है आपके सामने 1/6 होगा। विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, 1/6 भाग। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए। ऐसे अधिकार के बारे में पूछा जा रहा है जो वह विधानसभा का सत्र बुलाए, सत्रावसान करे और विघटित करे। ठीक है, तो ऐसा किनके पास ऐसा अधिकार है, ये जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, सवाल में आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश के बारे में है कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो कितने अनुच्छेद के अनुसार करता है, वो जो करता है 213। आगे बढ़ते हैं सवाल में, महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट सौंपता है वो सौंपता है राज्यपाल को। सवाल में आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है। 356 में क्या है आपको पता है, और जो इसकी सिफारिश होती है वो होती है राष्ट्रपति शासन हेतु। ये इमरजेंसी है। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं, झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। आपको पता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू थी झारखंड की, जिन्हें हाल ही फिलहाल एनडीए मतलब बीजेपी एनडीए के द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए
आपको चिन्हित किया गया है राष्ट्रपति पद के लिए, उनको भी खड़ा किया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू को। अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म स्थान पेशावर पाकिस्तान है? अब झारखंड के कौन सा ऐसा राज्यपाल, अब ऐसे सवाल का आंसर आपको नॉर्मली छोटी छोटी किताबों में नहीं मिलेंगी। ये किताब और इस लेखक जो है आईएएस मनीष रंजन, डॉक्टर मनीष रंजन जो है, इनकी पुस्तक की एक ये खासियत चीज होती है कि सवाल अंदर से होता है और एग्जाम में भी लगभग इन्हीं के प्रश्नों किताबों से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी ये ज्यादा देते हैं। झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म स्थान पेशावर पाकिस्तान है? बताइए। अब ये जो है वेद प्रकाश मरवा, यही है झारखंड के राज्यपाल थे जो जिनका पाकिस्तान में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है? एक आत्मकथा झारखंड के राज्यपाल पे लिखी गई है, वो किस राज्यपाल पे लिखी गई है जिसका नाम है पगडंडी से शहर तक? वो लिखा गया है सैयद अहमद, जो है यहाँ पर पहले आपको राज्यपाल थे, एक्स राज्यपाल जो हैं, उनके आत्मकथा पे लिखी गई है। अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की है? मूल रूप से ये तो छत्तीसगढ़ की है, ठीक है, मूल रूप से छत्तीसगढ़ की, सॉरी ओडिशा की है, मूल रूप से यह ओडिशा की है, ठीक है। मूल रूप से द्रौपदी मुर्मू जो है ओडिशा की है, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा जो है झारखंड में हुई और यहाँ पर इन्होंने बहुत अपना जो समय है, अपनी सर्विस को, अपने को समय दिया है। अगला सवाल है आपके सामने, किस समुदाय संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित पूछा गया है? विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन के तहत पूछा गया है? तो यहाँ जो संविधान संशोधन होगा वो 91वां 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है आपको मंत्री परिषद की संख्या, मंत्रियों की कुल संख्या जो है विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सवाल आगे है, मंत्री परिषद के सदस्य किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत से अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, जो अभी झारखंड के आपको बीजेपी में, पहले बीजेपी में थे, फिर जेवीएम में आए, फिर अपनी पार्टी से हटकर, पार्टी को खत्म कर अपनी पार्टी को फिर से भारतीय जनता पार्टी में मिलाकर, और अभी तक इनको प्रतिपक्ष नेता घोषित नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्तावित अपनी पार्टी की ओर से यही है, ठीक है, ऑफिशियली अभी तक घोषित इनको नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता के बारे में जब पूछा जाए तो प्रस्तावित है लेकिन अभी तक घोषित नहीं किया गया है अभी तक इस चीज को लेकर। अगला सवाल है, शिबू सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? सवाल बहुत अच्छा है। शिबू सोरेन अब तक तो झारखंड के मुख्यमंत्री 3 बार रहे हैं। अगला प्रश्न, मधु कोड़ा ने झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। निर्दलीय के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बने, जिन पे बहुत बड़ा आरोप लगा, ठीक है। तो यहाँ जो सवाल का आंसर होगा वो होगा आपको 2006 ईस्वी में ये प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने और ये प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। क्लियर है? चलिए आगे सवाल में आगे हम लोग बढ़ते हैं कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसमें गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। यहाँ पर रघुवीर है, आपको ध्यान देना है, यह रघुवर दास है। अगला सवाल है 213 पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य की एक विधानसभा होने का प्रावधान है। क्या प्रावधान है इसमें? ये जो प्रावधान है आपको वो है 170 अनुच्छेद आर्टिकल के तहत ये प्रावधान है। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या के बारे में पूछा गया है। सवाल बहुत अच्छा है। इसका जो होगा वो 81 सीट है। विधानसभा में कुल 81 सीटों की संख्या है। अगला सवाल है, राज्यपाल द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा में की जाती है? ठीक है, तो एंग्लो इंडियन कितने की जाती है? तो ये की जाती है
एक भी नहीं, क्योंकि अब ये जो है खत्म कर दी गई है। क्लियर है? प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। पहले था लेकिन अब खत्म कर दी गई है। झारखंड विधानसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए पूछा जा रहा है कि कितनी सीटें आरक्षित है। तो ये जो सीटों की संख्या है वो 9 है, जो अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में आरक्षित है। सवाल में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत किसका पद निर्धारित है? किसका पद निर्धारित है? तो वो है विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष का जो पद निर्धारित है अनुच्छेद आर्टिकल 178 के तहत, आर्टिकल 178 के तहत। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है? अब इसमें कौन है जो ये तय करते हैं कि ये धन विधेयक है? ठीक है, धन विधेयक तय करने वाले इसमें कौन होते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। धन विधेयक को विधानसभा परिषद द्वारा कितने दिनों में पारित करना अनिवार्य होता है? नहीं तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। अगर वह पारित नहीं किया जा रहा है तो वह कितने दिनों में स्वतः पारित हो जाता है? धन विधेयक की बात की जा रही है तो ये कौन सा है? होता है 14 दिनों में। अगर 14 दिनों के अंदर वो नहीं धन विधेयक को पारित किया गया है तो वह स्वतः पारित हो जाता है कि वह एक धन विधेयक है। अगला प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि राज्य में क्या राज्य में होंगे? राज्य में क्या है? वो है उच्च न्यायालय। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 214 के प्रावधान है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। सवाल में आगे बढ़ते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो इसका जो आंसर होगा कि राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपके सामने। उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं। अनुच्छेद 226 क्या होता है? उच्च न्यायालय के अधीन में जो मामले आते हैं आर्टिकल 226 में, ये क्या मामले हैं? ये जो मामले होते हैं ये मूल अधिकार के मामले होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सवाल आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? आपके जिला में जो न्यायाधीश होता है, जिला में जो अदालत होती है, सिविल कोर्ट होता है, वहां पे उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा होता है। सवाल में आगे बढ़ते हैं कि 224 नंबर का सवाल देखिए। निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी? विधि अधिकारी के बारे में आपको पता है कि कौन होता है? विधि जो कानून को लेकर होता है, तो राज्य का जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर जो बना रहता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो होता है महाधिवक्ता। क्लियर है? सवाल में आगे बढ़ते हैं। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? झारखंड में जो लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था वो कब हुआ था? सवाल ये है। ये जो पारित हुआ था 2001 ईस्वी में पारित हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप जो भी इस सेशन में हैं और लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर देंगे। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास आपके बीच में बताया जा रहा है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, तो आपके जो भी अभी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये लंबा वीडियो लगता है तो आप इसको खुद से 2-3 पार्ट करके देख सकते हैं और रिवीजन के लिए 1-2-3 बार जरूर देख लें। आपका इससे बहुत सारा सवाल बनकर आने वाला है। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? झारखंड के प्रथम जो लोकायुक्त थे कौन थे? तो इसमें जो लोकायुक्त थे वो थे जस्टिस लक्ष्मण उरांव। जस्टिस लक्ष्मण उरांव। अगला प्रश्न आपके सामने है 228 नंबर का। झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में कितने जिले हैं? ठीक है, तो झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। अगला प्रश्न आपके सामने है। झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? क्षेत्रीय प्रशासन को जो कितने भागों में झारखंड में बांटा गया है, सवाल वो आपको पूछा जा रहा है। वो आपको क्षेत्रीय प्रशासन 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला सवाल है। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? झारखंड में पंचायती राज अधिनियम पारित होने का समय पूछा जा रहा है। तो पंचायती राज अधिनियम जो है 2001 में पारित हुआ है झारखंड में।
याद रखिएगा। सवाल आगे बढ़ते हैं। 231 नंबर, राज्य के प्रथम पंचायती चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था? ठीक है, ये जो सवाल है तो ये हुआ था 2010 में। ठीक है, प्रथम पंचायती चुनाव 2010 में किया गया था पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर। अगला सवाल है, झारखंड के कितने प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया? झारखंड के कितने प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? ये आपका आंसर जो इसमें है वो होगा 132। ठीक है, 132 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है झारखंड में। प्रखंड के बारे में 132 प्रखंड हैं ऐसे जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत किसके द्वारा ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है? दोस्तों, ग्राम रक्षा दल का जो गठन किया जाता है उसके संदर्भ में सवाल है, और सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ग्राम पंचायत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सवाल में। निम्न में से कहां नगर निगम है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पूछा गया है कि नगर निगम कहां है। ठीक है, नगर निगम के बारे में पूछा गया है, तो नगर निगम आपको बताना है कि ये चास में है। 4 ऑप्शन में चासी है जहां पर नगर निगम है, ये बोकारो में है, बोकारो की मेन सिटी वगैरह में आती है, तो ये नगर निगम में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में स्थापित है? छावनी बोर्ड आपको पता है कि कहां पर है, तो छावनी बोर्ड जो है आपको रामगढ़ में है। ठीक है, सवाल में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है? ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है, ये पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग कौन सा है? इसमें जिला एक है जो नहीं है, बताइए। इसमें जो आपको खूंटी जिला है वो नहीं है। ठीक है, आपको प्रमंडल कितने हैं याद रखने हैं, कितने प्रमंडल में कौन से प्रमंडल में कौन सा जिला आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, सवाल आगे है कि झारखंड का 24वां जिला कौन सा बना था? जो 24 जिला हमारे झारखंड में है वो अंतिम 24वां जिला कौन सा बना था, ये सवाल आपको पूछा गया है। और ये जो अंतिम जिला बना था वो रामगढ़ बना था। आगे प्रश्न की ओर जाते हैं। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो झारखंड के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 239। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? झारखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ पहली बार, जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं आंसर वही है। आंसर इसका वही है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 ईस्वी में लागू हुआ। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? इसका भी आंसर बहुत लोग को पता है और वो अपने आंसर समझ रहे होंगे कि इसका आंसर जो है वो 3 बार है। बहुत सारे छात्रों को पता होगा कि झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला प्रश्न है, रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रमंडल का अंग है। अब आपको बताना है कि ये किस प्रमंडल का अंग है। ठीक है, ये आप जो है कमेंट में करके बताएंगे कि किस प्रमंडल का अंग है ये। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेकिन इसका आंसर आप जरूर देंगे दोस्तों कमेंट में। रांची से अलग कर खूंटी नया जिला बनाया गया, कब बनाया गया? याद है कि रांची से खूंटी जिला बनाया गया, सवाल एक भी बनता है। पूछा जाएगा खूंटी किस जिला से अलग हुआ? रांची से हुआ है। कब इसको अलग किया गया? तो इसको जो अलग किया गया था 2007 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल आपके सामने है, राज्य गठन के बाद पहला जिला बना था। राज्य गठन के बाद पहला जिला कौन सा बना था? तो ये जो बना था सिमडेगा। ठीक है, जब राज्य का गठन हुआ था, और राज्य गठन के बाद जैसे जिले पहले और बहुत सारे जिले थे, लेकिन राज्य गठन के बाद पहला जिला जो बना था वो जिला बना था सिमडेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 244 नंबर, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये है आपको चाईबासा में। क्लियर है?
अगला सवाल है, सीबू जिले के 2 जिलों में कब विभाजित, सीबू जिले को 2 जिलों में कब विभाजित किया गया। सीबू जिला जो है, पश्चिमी सीबू और पूर्वी सीबू जिला जो है 2 जिलों में विभाजित किया गया था। इसको कब किया गया था, इसको जो किया गया था आपको 1990 ईस्वी में किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जमशेदपुर किस प्रमंडल का भाग है। जमशेदपुर शहर जो है टाटा की नगरी, वो कौन से प्रमंडल में है, किस प्रमंडल में है। तो ये जो सवाल का आंसर है वो होगा कोल्हान में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है। पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मेदिनीनगर है, आप सभी को पता है। देखिए मेदिनीपुर भी है, मोदी नगर भी दे दिया गया है उलझाने के लिए आपको, लेकिन मेदिनीनगर याद रखना है। 248 है, झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होता है। झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होता है, तो ये जो अधीन होता है वो ग्राम पंचायत के अधीन ग्राम कचहरी होता है। अगला सवाल आपके सामने है, संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब सृजित किया गया। संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब सृजित किया गया, तो ये जो सृजित किया गया है संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में, वो जो ईयर है वो होगा 1983 ईस्वी में। सवाल आगे बढ़ते हैं जल्दी से दोस्तों, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संथाल परगना आपको पता है कि कौन कौन सा जिला आता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछा गया है। इसका मुख्यालय आपको दुमका है, जो उपराजधानी है। प्रस्तावित उपराजधानी के बारे में भी आपको पता होगा, 3 अन्य प्रस्तावित उपराजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है। कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि प्रमंडल कौन सा संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है। ठीक है, याद रखना है, जामताड़ा है, पाकुड़ है, ये सब संथाल परगना में आता है। गोड्डा उधर होता है, चतरा आपको कोडरमा के बगल में है, हजारीबाग के बगल में है, तो ये जो है आपको इस प्रमंडल में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, जो चतरा नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि 3 ऑप्शन में आपका है, ये कौन सा नहीं है, तो ये 3 है, याद रखना है। अगला प्रश्न, देवघर जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है। एक पड़ोसी राज्य है हमारे देवघर जिले की सीमा लगती है। बहुत ही आसान सा सवाल है और सभी को पता होगा। इसका जो पड़ोसी राज्य है वो बिहार है, जिसकी सीमा लगती है। अगला सवाल 253 नंबर का, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। अच्छा सवाल है। 253 नंबर का जो है मुख्य सचिव के प्रथम मुख्य सचिव के बारे में पूछा गया है, तो प्रथम मुख्य सचिव कौन है, बीएस दुबे थे। क्लियर है, बीएस दुबे प्रथम मुख्य सचिव थे झारखंड के। अगला सवाल है, झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे। झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जोसेफ पेंचेली गाल्स्टीने। ठीक है, जोसेफ पेचेली गाल्स्टीने जो थे प्रथम मनोनीत विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन के मामले में अब झारखंड में एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। झारखंड की प्रथम महिला के बारे में पूछा जा रहा है, जो कैबिनेट मंत्री बनी थी वो कौन थी, वो जो थी जोबा मांझी, कैबिनेट मंत्री बनी थी प्रथम। अगला सवाल, रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा उच्च न्यायालय है। जो झारखंड में आपको उच्च न्यायालय है तो भारत का कौन सा उच्च न्यायालय है, मतलब जब स्थापित हुई तो कितने नंबर पे स्थापित हुई थी ये उच्च न्यायालय, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 21वां स्थापित हुआ था ये। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड लोकसेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों हाल ही फिलहाल में आपको अध्यक्ष लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष बदले जाएंगे और ये भी आपका सवाल एक करंट अफेयर में बनेगा, जब वो बनकर आएगा आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल प्रथम पूछा जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पहला है वो है फटिक चंद्र हेम्ब्रम। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है 258 नंबर का, झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान प्राप्त है। शक्ति प्राप्त है, अनुमंडल पदाधिकारी जो होता है, आपको पता है कि एसडीओ जो होते हैं
और अनुमंडल जो ब्लॉक लेवल से ऊपर की चीज होती है वहां पर है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? इनको कौन सी शक्ति प्राप्त होती है भाई? इनको जो शक्ति प्राप्त होती है विधि शासन ये भी प्राप्त होता है, कानून के मामले में प्रशासन, विकास डेवलपमेंट प्रशासन ये भी होता है, राजस्व प्रशासन ये भी होता है। मतलब ये तीनों चीज होता है ऑप्शन नंबर उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में सर्किल अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं जो आपको ब्लॉक लेवल पर होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है? याद रहे कि सर्किल अधिकारी जो होते हैं, सीओ जो होते हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं। तो ब्लॉक लेवल में जो अधिकारी होते हैं इसमें पूछा गया है, आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि कौन सा नहीं है, कौन सा दायित्व नहीं प्राप्त है। तो इनका जो दायित्व प्राप्त नहीं है कौन सा है? भू राजस्व इनका है, भू रिकॉर्ड इनका है, भू क्रय विक्रय ये चीज नहीं है, ये क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं, राजस्व उनकी रेवेन्यू आप ले सकते हैं, सरकारी व अधिकृता भूमि का दायित्व ये भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्रय विक्रय करने की शक्ति इनके हाथ में नहीं होती है। ठीक है, ये बस इसका रिकॉर्ड करना, उसका रेवेन्यू लेना और चीजें कर सकती है, ये नहीं कर सकते। अगला सवाल है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था में सबसे नीचे वाला जो गठन किया गया है, सबसे पंचायती राज व्यवस्था में आपको पता है कि 3 टायर सिस्टम में सबसे नीचे की व्यवस्था जो है, प्रथम टायर सिस्टम जो आपको पता है, 3 टायर सिस्टम में सबसे नीचे की जो व्यवस्था है वो क्या है? वो ग्राम पंचायत है। सबसे ऊपर की क्या है? आपको जिला परिषद है। और आपको पता है पंचायत समिति जो होता है सेकेंड लेवल पे होता है। क्लियर है? तो सबसे नीचे वाली ग्राम पंचायत होती है। सवाल अगला है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? ये सवाल है आपके सामने और इसका जो आंसर होगा पंचायत समिति होगा। क्लियर है? झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? पंचायत समिति का। सवाल आपका अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि असत्य के बारे में पूछा जा रहा है कि असत्य क्या है। तो इसमें जो असत्य है वो क्या है, पूरा पढ़कर आपको बताते हैं कि इसमें असत्य क्या है। पहला देखिए, ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, ये सही है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, ये भी सही है। पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं, हाँ ये भी सही है। ठीक है, अगला है, समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है, ये गलत है, 5 वर्षों तक होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है आपके सामने, झारखंड में प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन करता है? याद रहे ब्लॉक स्तर पर बात की जा रही है, जो सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ठीक है, प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधित्व का रूप कौन करता है? विकास के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी करता है। ठीक है, जिसको वीडियो हम लोग कहते हैं, वीडियो कहते हैं। ठीक है, वीडियो। सीओ भी आपको जो लेवल होता है ये उसी का होता है, लेकिन इनका काम आपको पहले बता दिया गया क्या है। अगला सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि नहीं है। झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है। ठीक है, तो नगरीय प्रशासन के स्थायी क्या है? नगर निगम, जो आपको झारखंड नगरीय स्थानीय प्रशासन नगर निगम की इकाई नहीं है। ठीक है, नगर निगम जो है वो नहीं है। अगला सवाल आपके पास क्या है, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण RRDA किस विभाग के अंतर्गत है? रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण जो है किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये जो विभाग है वो है आपको नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है। अगला सवाल आपके सामने है, जिला तथा उसके मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। एक ऐसा युग्म को चुनना है जो गलत है। ठीक है, तो गलत युग्म चुनना है। पहले हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा सही है, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर सही है, पलामू डाल्टनगंज नहीं, ये आपको पश्चिमी सिंहभूम आपको ये भी गलत है, पूर्वी सिंहभूम ये भी गलत है, पलामू डाल्टनगंज ये भी गलत है। मतलब इसमें जो आंसर होगा उपयुक्त में सभी, मतलब ये 3 के तीनों गलत हैं।
चल ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति के संदर्भ में जो भी सवाल हमारा बनेगा आपके सामने है। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर अवस्थित है? सवाल अच्छा है और आपके सामने है। सवाल का आंसर जो होगा वो होगा 2.42% भाग पर अवस्थित है। ठीक है, सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल जो आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? ये सवाल पूछा गया सवाल है आपको। जो विगत प्रश्न है जो आपको एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए सवाल है ये। तो इस कौन सा है वो 76% है। ठीक है, कहीं 75 कहीं 76 बताता है, लेकिन एक्यूरेट 76 ही होता है। और एक बात मान के चलिए, अगर मनीष रंजन सर की किताब में लिखी है तो जेपीएससी में जैसा हुआ था उसके हिसाब से आपको यही मानना है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? ठीक है, तो झारखंड की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का है। अगला हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक किस जिला में होता है? मक्का का उत्पादक सर्वाधिक फसल माना जाता है। अब सर्वाधिक कौन जिला में होता है ये भी पूछा जा रहा है। ये आपको दुमका जिला में होता है। सवाल आगे बढ़िए 271 नंबर। झारखंड के किस जिले में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपको झारखंड में ऐसे जिले का नाम लेना है, ऐसे जिले का चुनाव करना है जिसमें चना जो है सर्वाधिक होता है। तो चना जो सर्वाधिक होता है वो भी आपको पलामू जिला में चना सर्वाधिक होता है, पलामू जिला में। अगला सवाल जल संसाधन के संदर्भ में होगा। सवाल है राज्य में सतही जल की उपलब्धता कितनी है? सतही जल की उपलब्धता के बारे में झारखंड राज्य के संदर्भ में सवाल है कि झारखंड राज्य में आपको सतही जल की उपलब्धता कितनी है। ठीक है, तो कितनी है आपको? 2,56,570 लाख क्यूसिक घन मीटर। आपको ये नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अगला सवाल है झारखंड में उपलब्ध सतह जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? जो भी सतह हमारे जल में मतलब झारखंड राज्य में जो सतह जल का प्रतिशत जो उपयोग में आता है उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, उसका परसेंटेज क्या होगा? उसका 23% जो है हमारे उपयोग में आता है सतही जल का। अगला प्रश्न है 274 नंबर का। राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? कितना प्रतिशत भाग सिंचित है ये पूछा गया है। तो ये जो आपके सामने है उसका आंसर होगा 2.1। ये सवाल आपको पूछा गया है, ये सवाल आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जेपीएससी में राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शुद्ध भाग सिंचित है? 12%, 12.1%। क्लियर है। झारखंड में राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? झारखंड में राज्य जल नीति कब लागू की गई थी दोस्तों? ये जो नीति की गई थी 2015 में की गई थी। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा सवाल नहीं, अब हम लोग सवाल में अंतिम की ओर आ रहे हैं। 276 नंबर का देखिए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो प्रारंभ हुई थी उसका वर्ष पूछा जा रहा है। तो उसका वर्ष क्या होगा? 2014 में। 2014 में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू हुई थी। ये सवाल आपको झारखंड के अलावा अन्य स्टेट के संदर्भ में या फिर सेंट्रल के संदर्भ में भी जरूरी है। सवाल आपके सामने मानव संसाधन के संदर्भ में होगा। जो भी सवाल आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके सामने है। पहला सवाल आपका मानव संसाधन के संदर्भ में है। 2021 की जनगणना के आधार पर झारखंड की जनसंख्या का भारत में कौन सा स्थान है? 2011 के जनगणना के अनुसार के आधार पर पूछा जा रहा है झारखंड की जनसंख्या झारखंड की जो जनसंख्या है भारत में कितनी नंबर पर है, कौन से स्थान पर है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इसका जो होगा वो 13वां होगा। ठीक है, अगला सवाल है राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? औसत जनसंख्या घनत्व आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो इसका आंसर होगा इसका पहला ही होगा 414 वर्ग प्रति व्यक्ति 414 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर, जिसको व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। क्लियर है, 414 याद रखना है। घन जनसंख्या डेंसिटी जिसको बोलते हैं आपको पॉपुलेशन डेंसिटी।
अगला सवाल है, राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? आपको पॉपुलेशन डेंसिटी पर पूछा जा रहा है, जनघनत्व में जिला कौन सा है ये पूछा जा रहा है। सीधी सी सवाल है, इसलिए धनबाद जिला है जिसका सबसे ज्यादा आपको डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला सवाल है, निम्न में से सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? निम्न में से सर्वाधिक आबादी वाला जिला जो है वो है रांची। ठीक है। झारखंड की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? औसत साक्षरता दर जो है वो है आपको 66%। राज्य की महिलाओं की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? औसत साक्षरता दर जो है वो है आपको 55%। राज्य के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? राज्य आपको ऐसा जिला पूछा जा रहा है जिसमें सबसे कम साक्षरता दर है। तो साक्षरता दर सबसे कम किस में है? वो जो है पाकुड़ में है। ठीक है, चलिए फटाफट सवाल में बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसमें है? सब सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो ये है आपको पश्चिमी सिंहभूम में। अगला सवाल है, झारखंड में 0 से 6 आयु समूह के लिंगानुपात कितना है? ठीक है, 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात पूछा गया है, तो ये जो होगा वो होगा 948। क्लियर है। अगला सवाल है, भारत की कुल आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या झारखंड में निवास करती है? आपको भारत की कुल आबादी के संदर्भ में कुल आबादी के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो झारखंड में निवास करती है? मतलब झारखंड की कुल प्रतिशत कितनी है जो भारत की कुल प्रतिशत जनसंख्या के प्रतिशत के संदर्भ में है? तो कितना है झारखंड में, कितना प्रतिशत है भारत के में? वो है 2.72%। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे साक्षर जिला है? सबसे साक्षर जिला के बारे में पूछा जा रहा है झारखंड का, वो जो होगा वो होगा आपको रांची। रांची जो होगा सबसे साक्षर जिला है। ठीक है। अगला प्रश्न पर्यटन के संदर्भ में है। सवाल में हम लोग बहुत अंतिम में है और बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। देखिए सामने अब कुछ ही सवाल आपके पास सामने बचे हुए हैं। इस बार पर्यटन के संदर्भ में है, झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? पूछा हुआ सवाल है, आपको कई एग्जाम में ये पूछे गए हैं। इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा 2008। अगला सवाल जो है आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जेटा किस विभाग से संबंधित है? जेटा किस विभाग से संबंधित है? वो पर्यटन विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से डैश कोडरमा जिले में स्थित है? क्या कोडरमा जिले में स्थित है? आपको ये बताना है कि ईचागढ़ पक्षी विहार, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, राजमहल पक्षी आश्रयणी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है आपको कोडरमा जिले में अवस्थित है। अगला सवाल है, झारखंड की विख्यात छोड़तला, शीतलपुर, ठीक है, छोड़तला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, छोड़तला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाओं के बारे में पूछा जा रहा है, वो है पालकोट। ठीक है। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपको पता है कि इसमें हाल ही फिलहाल आपको कुछ साल भर के अंदर आयोजन किया गया था जमशेदपुर में। जमशेद टाटा जो वहां पर अभी हाल ही फिलहाल जो है उनके चेयरमैन जो है वो आए थे, उनके स्वागत में वहां बहुत अच्छे से सजाया गया था इस जुबली पार्क को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है? कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि धनबाद जिले में कौन सा स्थित नहीं है। तो ये चीज देखिएगा, मैथन बांध है, ठीक है, मैथन बांध है, तो चाची झील धनबाद जिले में है, डांगी पहाड़ वहीं पर है, पलटन घाट जो है यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटक स्थल नहीं है? यहाँ भी पर्यटक स्थल के बारे में पूछा जा रहा है जो पलामू जिले में नहीं है। तो इसका सवाल का आंसर जो होगा वो होगा महादेव पोखर, जो पलामू जिले में नहीं है। अब याद रखना है कि पलामू जिले में क्या क्या है, चियांकी है, लोधा जलप्रपात है, ताता पानी गर्म झरना है, ये सब पलामू जिले में है और जो नहीं है वो है महादेव पोखर। अगला सवाल है, झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ कोलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, जो सवाल है किस जिले में है वो चतरा जिले में है। ठीक है, कोलेश्वरी पर्वत
कहां पर है? चतरा जिले में स्थित है सुप्रसिद्ध कोल्हुआ और कौलेश्वरी पर्वत। क्लियर है? अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले में स्थित पर्यटक स्थल है? आपको इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कोडरमा जिले में है। देखिए कोडरमा जिले में जो है वो है आपको ध्वजाधारी पहाड़, ये एक धार्मिक स्थल है। ये तो है पेट्रो जलप्रपात, ये भी है। ठीक है, जोरासेमर जिले का पूरा अवशेष, ये भी है। मतलब ये तीनों है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन जो किया जाता है वो रांची में किया जाता है। चलिए बस सवाल खत्म हुआ। 3 सवाल आपके सामने हैं। तो सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है? सवाल बहुत ही रिपीटेड है, बहुत लोगों को पता होगा इसका आंसर कि रांची को जो बोला जाता है झारखंड का शिमला। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? ठीक है, धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? सवाल देखिए कैसा है। उसका जो आंसर आपको देना है वो आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? मसानजोर बांध। ठीक है, मसानजोर बांध जो है धनबाद जिले में नहीं है। अगला सवाल है, रांची स्थित मोराबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पर मोराबादी हिल को अब टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको इस पर एक है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि लिखी थी यहीं बैठकर लिखी थी। ठीक है, इसलिए इसको टैगोर हिल कहा जाता है। इस हिल को टैगोर के नाम से, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है कि इसने यहाँ पर गीतांजलि लिखी थी, इसलिए इसको टैगोर हिल कहा जाता है। दोस्तों सवाल खत्म हुआ। सवाल 300 थे और 300 सवाल के साथ हम लोगों ने करीब और सवाल इसके साथ जुड़े हुए सवालों को देखा है। इस चैनल पे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो नहीं करेंगे, सब्सक्राइब जो कर चुके हैं देख लीजिए आपका सब्सक्राइब लिखा होगा तो आप छोड़ दीजिए। जो नहीं किए हैं, जिनका सब्सक्राइब बस लिखा हुआ है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उनको सब्सक्राइब हो जाएगा। अब बेल आइकन को एक बार ऑल सब कर दीजिए। जो सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए और आप शेयर जरूर कीजिएगा। और उसमें थैंक्स का जो ऑप्शन है आप जाके सपोर्ट कर सकते हैं। और आगे अब वीडियो आप पर निर्भर करता है कि कैसा स्पीड में जाना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। स्पीड में जाना है या क्या करना है, क्योंकि सचिवालय के साथ साथ जेपीएससी का भी सचिवालय के एग्जाम के साथ साथ जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है। और अन्य बहुत सारे एग्जाम झारखंड में आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।